हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 10 है। यहां पर हम लोग गति एवं दूरियों का मापन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज के चैप्टर में हम लोग गति और दूरियों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, यहाँ भी चैप्टर की स्टार्टिंग जो है एक कहानी से की गई है। तो पहली और बूझों की कक्षा के जो सभी बच्चे हैं, इनके बीच जो समर वैकेशन हुई है, समर वैकेशन पे ये लोग जो भ्रमण करके आए हैं, तो जिन स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया है उसके बारे में बैठकर ये आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो इनमें से एक बच्चा कहता है कि वह अपने पैतृक गांव पहले रेलगाड़ी, फिर बस और अंत में बैलगाड़ी का उपयोग करके अपने पैतृक गांव के घर पर पहुंचा है। एक और बच्चा ये कहता है कि वो वायुयान से यात्रा करके आया था। एक अन्य विद्यार्थी ने अवकाश के अनेक दिन यानी अवकाश की छुट्टियों के दिनों में अपने चाचा जी की नाव में सैर करके मछली पकड़ने में व्यतीत किए थे। तो ऐसे करके ये बच्चे जो हैं अपने समर वैकेशन के यानी ग्रीष्मावकाश के अपने जो भ्रमण के अनुभव हैं वो शेयर कर रहे हैं। इसके पश्चात अध्यापक ने विद्यार्थियों से समाचार पत्र के उन लेखों को पढ़ने के लिए कहा जिनमें उन छोटे पहियों वाले वाहनों के बारे में वर्णन है जो मंगल ग्रह की धरती पर चले थे और प्रयोग भी किए गए थे। टीचर ने इन्हें बोला कि समाचार पत्र में एक लेख आया है और ये लेख उन वाहनों के बारे में है जो कि मंगल ग्रह की धरती पर भेजे गए थे, यानी उन रोवर्स के बारे में है जो कि मंगल ग्रह की धरती पर भेजे गए थे और उनके छोटे पहिए थे। इन वाहनों को मंगल तक ले जाने का कार्य अंतरिक्ष यान द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऐसे करके सब अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इसी बीच पहेली, यानी पहेली बच्ची का नाम है, इसी बीच पहेली प्राचीन भारत के बारे में कहानियां पढ़ती रही और अब वह यह जानना चाहती है कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कैसे करते थे। तो सबसे पहले तो यातायात की जो कहानी है वो जानेंगे कि प्राचीन काल में लोग यातायात में यात्राएं कैसे करती थी। तो प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वे पैदल चलते थे और अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या फिर पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो ऐसे करके प्राचीन काल में यात्रा होती थी। प्राचीन काल में जल मार्गों में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था और आरंभ में लकड़ी के लट्ठों से, जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके, उनसे नावें बनाई जाती थी। इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात समय के साथ साथ जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ है तो लोगों ने नाव बनाने की तकनीक को और उन्नत कर लिया है। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया है और ये नाव जो है जल में रहने वाले जीवों की आकृतियों के सदृश थी। जैसा कि हमने चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा है कि जल में जो जीव रहते हैं वो उनकी आकृति कैसी होती है, धारारेखी आकृति होती है। तो नाव जो बनाई गई थी वो भी जल में रहने वाले जो जीव हैं उनकी आकृतियों से प्रेरित होकर उसी धारारेखी आकार की बनाई गई थी। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो पहिए बनाए गए थे तो पहियों को खींचने के लिए, पहिए वाले जो वाहन थे उनको खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर थे और उसी समय में वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ है। तो वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नए शक्ति स्रोत का समावेश हुआ। तो ऐसे करके यातायात के साधन और उन्नत हो गए। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियों, मालगाड़ियों के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का निर्माण किया गया और ऐसे करके आप देखेंगे यातायात के साधन और उन्नत होते चले गए हैं। इसके पश्चात क्या है, इसके पश्चात स्वचालित वाहन आए हैं। जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाजों का उपयोग होने लगा है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास भी हुआ है, जिनमें बाद में सुधार किए गए और इन्हें यात्री और सामान ले जाने के लिए योग्य बनाया गया। इसके अलावा आपने देखा होगा विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल यानी एक पटरी वाली मोनोरेल है, पराधुनिक वायुयान, सुपरसोनिक जो वायुयान है वो, और अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान है। यानी 20वीं शताब्दी में विज्ञान ने और उन्नति की तो ऐसे करके यातायात के साधन और उन्नत हो गए। आगे यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र 10.1। तो इसमें परिवहन के विभिन्न साधन दर्शाए गए हैं। जैसा कि यहाँ आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये वाला चित्र है जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेलगाड़ी है, बैलगाड़ी है, बस है, साइकिल है, वायुयान है और जहाज है। तो ये यातायात के यहाँ साधन, परिवहन के साधन जो है यहाँ दर्शाए गए हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पर 10.2 में बताया गया है कि आपने कितनी दूरी तय की है, यह डेस्क कितना चौड़ा है। एक टास्क दिया गया है जो कि क्लास के बच्चों को करना है। लोग यह कैसे पता लगाते थे कि वे कितनी दूरी चले हैं। आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आप अपने स्कूल तक की दूरी
पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस अथवा रिक्शे की आवश्यकता होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कैसे तय करेंगे कि स्कूल हमारे नियर बाई है या स्कूल दूर है। अगर हमारे स्कूल जो है हमारे आसपास है तो हम पैदल चले जाएंगे। अगर स्कूल और हमारे घर की दूरी ज़्यादा है तो हम किसी यातायात साधन का उपयोग करेंगे, बस का उपयोग करेंगे या फिर रिक्शे का करेंगे। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव होता है? तो क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे जानेंगे? तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई टास्क के जरिए कि कोई स्थान कितना दूर है यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे, पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से या पानी के जहाज से, वायुयान से अथवा कोई अंतरिक्ष यान लेना होगा। ये दूरी पर डिपेंड करता है। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो हम वायुयान से जाएंगे, दूरी कम होगी यानी ज़्यादा कम दूरी है साइकिल या पैदल भी जा सकते हैं, दूरी थोड़ी 30-40 किलोमीटर करीब है तो बस से, दूरी उससे भी ज़्यादा है तो रेलगाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर किसी दो शहरों के बीच में यातायात के साधन के रूप में यहाँ पर नदी वगैरह है तो हम जहाज वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती हैं जिनकी लंबाई अथवा चौड़ाई जानने की आवश्यकता होती है। अब जैसे यहाँ पर क्लास में जो दो विद्यार्थी हैं उनके बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता है, खास करके डेस्क के लिए। जिस मेज पर वो बैठते हैं उनमें बच्चों में शिकायत ये है कि एक बच्चा जो है आधी से ज़्यादा मेज घेर लेता है और दूसरे बच्चे के लिए बैठने के लिए कम जगह रह जाती है, जबकि हर मेज जो है दो बच्चों के बैठने के लिए बनी है। लेकिन फिर भी एक बच्चा शैतानी से क्या करता है, मेज का आधे से ज़्यादा भाग घेर लेता है, तो दोनों बच्चों में आपस में झगड़ा होता रहता है। तो पहली तथा बूझो की कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते थे। पहली और बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के आधे से अधिक भाग का उपयोग कर रहा है। तो यहाँ पर फिर अध्यापक ने सुझाव दिया है, क्योंकि दोनों में झगड़ा होता रहता है कि एक साथी जो है ज़्यादा डेस्क घेर रहा है और एक के पास कम जगह बच रही है। तो अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने क्या किया है, डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया है। तो डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया और डेस्क को दो बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब लेकिन इनके पास कोई पैमाना तो है नहीं, तो पैमाना नहीं है तो इनके एक मित्र के पास गिल्ली डंडा है। वो गिल्ली डंडा खेलने का शौकीन है, तो क्या करता है, अपना गिल्ली डंडा निकालता है और कुछ इस तरह से, जैसे आप देख पा रहे हैं, ये गिल्ली हो गई और इधर ये डंडा हो गया, इधर गिल्ली होगी इधर डंडा हो गया। यानी कि वो गिल्ली डंडा की मदद से मेज को जो है आधा आधा बराबर भागों में बांट पाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि गिल्ली डंडा की जो लंबाई अभी मान लो इस मेज पर फिट बैठ गई हो, क्या हर मेज पर फिट बैठे या ना बैठे, हो सकता है कहीं कहीं पर डंडा या गिल्ली बड़ी हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कहीं कहीं पर गिल्ली डंडा छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर वही समस्या फिर से दी गई है कि ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई दो डंडों की लंबाई तथा दो गिल्लियों की लंबाई के योग के बराबर है। डेस्क के मध्य में रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया है। इसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है, जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख भी पा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद यहां पर जो रेखा खींची गई है वो मिट जाती है और बूझो का जो पुराना गिल्ली डंडा था जिसकी मदद से ये रेखा खींची गई थी, अब वो गिल्ली डंडा भी खो गया है। अब उसके पास नया गिल्ली डंडा का जो सेट है वो है। अब वो क्या करता है, फिर से प्रयास करता है कि नए गिल्ली डंडे के सेट से इस मेज को दोबारा जो है दो बराबर भागों में बांट सकें। तो अब देखिए, अब क्या करते हैं, अब गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते दिखाई देते हैं। अब चूंकि जो नया गिल्ली डंडा लेकर आए हैं उसमें गिल्ली की लंबाई भी ज़्यादा है और डंडे की भी ज़्यादा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इधर पूरा एक डंडा, बीच में गिल्ली और इधर एक डंडा, यानी कहने का मतलब ये है कि पूरी डेस्क की लंबाई जो है दो डंडा और गिल्ली के बराबर है। पहले डेस्क की लंबाई कितनी थी, पहले डेस्क की लंबाई जो थी एक डंडा एक गिल्ली, यानी दो डंडा और दो गिल्ली के बराबर थी। लेकिन अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर डेस्क की लंबाई जो है, जो बूझो के पास गिल्ली डंडा का सेट है, तो उस गिल्ली डंडा के सेट के अकॉर्डिंग डंडा का दो गुना और गिल्ली एक, ठीक है, यानी दो डंडा और एक गिल्ली के बराबर उस डेस्क की लंबाई हो रही है। तो ऐसे में वो कैसे इस मेज को डिवाइड करेंगे, तो वो समस्या यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर वही बताया गया है, हेलो, अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तब डेस्क की लंबाई ऐसी प्रतीत हुई जैसे यह लगभग दो डंडों तथा एक गिल्ली की लंबाइयों के बराबर हो, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। यानी ये सब करने के बाद भी हम देखते हैं कि डेस्क का कुछ भाग फिर बच जाता है। यह तो एक गिल्ली की लंबाई से कम है। अब क्या करेंगे, आप पहली और बूझो को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क की पूरी लंबाई माप लें? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के बैट तथा गुल्लियों का उपयोग कर सकते हैं, अथवा आप सोच सकते हैं कि ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है जैसे कि नए वाले गिल्ली डंडा सेट के साथ हुई।
तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है मानक की, क्योंकि गिल्ली डंडा जो है उसका कोई मानक नहीं है, उसकी लंबाई का कोई मानक नहीं है। पुराना वाला जो गिल्ली डंडा था वो संयोगवश छोटा था, तो उसके आधार पर क्या है, दो डंडा की लंबाई थी, उसके हिसाब से मेज की लंबाई बराबर बैठ रही थी। अब नया वाला जो गिल्ली डंडा का सेट है उसमें गिल्ली की लंबाई भी ज़्यादा है और डंडे की लंबाई भी ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर मापन में विसंगति हो रही है कि कैसे मापन किया जाए। तो यहाँ पर वही सब बताया गया है कि वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी लें और इस पर 2 चिन्ह लगाएं, एक छोटी डोरी लें और इस पर एक चिन्ह लगाएं। यह डोरी की एक लंबाई होगी, वे डैश की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं, यानी वे डैश की पहले चौड़ाई क्या है डोरी की लंबाई के पदों में माप लें और उस चौड़ाई से फिर क्या करें, लंबाई मापने का प्रयास करें। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने में किस प्रकार कर सकते हैं। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा, 1/4 तथा 8वां भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर यानी डोरी की मदद से मापने का प्रयास किया गया है। आप यह भी कह सकते हैं कि इन्हें अपने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने को उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। अब देखिए, बूझों ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे तब लोग दूरियां कैसे मापते थे तथा वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियां मापने का प्रयास कर चुका है। देखिए, अभी वर्तमान में तो जो पैमाने हैं वो दुनिया भर में एक जैसे हैं, क्योंकि जो दुनिया भर के वैज्ञानिकों का स्टैंडर्ड बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग पैमानों का साइज फिक्स है। लेकिन प्राचीन काल में कोई फिक्स पैमाना नहीं था, लोग अपने अपने अकॉर्डिंग दूरियों का मापन करते थे। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं कि प्राचीन काल में लोग दूरियां कैसे मापते थे, वो सब चीज़ें यहाँ पे शेयर की गई हैं। बताया गया है कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियां मापने की आवश्यकता होती है। दर्जी कपड़े की लंबाई यह जानने के लिए मापता है कि वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है या फिर नहीं। बढ़ई किसी अलमारी की लंबाई और चौड़ाई इसलिए मापता है ताकि वह यह जान सके कि इस अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी। किसी किसान को अपने खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई अथवा उसके क्षेत्रफल जानने की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि वह जान सके कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है और उसे अपनी फसलों के लिए कितने जल की आवश्यकता होगी। तो यानी मापन का संबंध किससे है, जरूरत से है। हम अगर किसी चीज का सही साइज माप लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें जो सामग्री लगेगी वो कितनी लगेगी। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखी लंबाई के बराबर है। यह झाड़ू कितनी लंबी है, यह डेस्क कितना चौड़ा है, दिल्ली लखनऊ से कितना दूर है, पृथ्वी से चंद्रमा कितनी दूर है। तो इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है। क्या समान है? यानी ये जो सभी प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न 2 स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। तो इनके बीच की दूरी से संबंधित ये सारे प्रश्न हैं। यानी झाड़ू की लंबाई कितनी है, तो झाड़ू में भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। डेस्क में भी एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा, तो उनके बीच की हमें दूरी मापनी है। दिल्ली से लखनऊ तक की दूरी कितनी है, तो दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली यहाँ पर, लखनऊ यहाँ पर है, तो इनके बीच की दूरी मापनी है। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है। ऐसे ही पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में है। तो यहाँ पर क्या है, इन सभी स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित हैं। 2 स्थानों की बीच की दूरी संबंधित है। तो 2 स्थान मेज के 2 किनारों की तरह हैं, ये पास पास हो सकते हैं, या फिर इसके विपरीत 2 स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो यहाँ पर अब हम ये मापन में यह जानने के लिए करते हैं कि जब हम दूरियां अथवा लंबाइयां मापते हैं तो हमें सही रूप में क्या करना आवश्यक होता है। मापन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो हम चीज़ माप रहे हैं उसमें कोई विसंगति है या नहीं है, क्या वो सही रूप में माप रहे हैं या नहीं माप रहे हैं। तो कुछ मापन के लिए यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 1 किया गया है। आप क्या करेंगे, आप इस क्रियाकलाप को समूह में एक एक करके कीजिए। अपने पैर की लंबाई का एक मात्रक मानकर अपनी कक्षा की लंबाई को मापिए। हमने देखा होगा कि आज भी ग्रामीण भारत में पैर की लंबाई की मदद से दूरी मापी जाती है। तो पैर की जो लंबाई होती है, लोग उसके सहारे दूरी मापने का प्रयास करते हैं। इन्हें मापते समय यह संभव है कि आपको यह पता चले कि कुछ भाग मापने से बच गया है तथा यह भाग आपके पैर की लंबाई से छोटा है। अब लेकिन दिक्कत इसमें भी है, क्योंकि पैर का साइज जो है हर किसी का एक जैसा नहीं होता है। किसी का बड़ा होगा पैर तो किसी का छोटा होगा। जैसे पैर की आपने चप्पल या जूते का नंबर देखा होगा, किसी के 9 नंबर का जूता आता है, किसी के 8 नंबर का आता है, किसी के 6 नंबर का आता है ना। तो पैर का साइज अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पैर से दूरी माप रहा है और वो कह देता है कि यहाँ से यहाँ तक जो कमरे की लंबाई है वो हमारे 50 पैर के बराबर है। अब मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति उस लंबाई को मापने की कोशिश कर रहा है, उसका पैर बड़ा है, अब वो लंबाई मापता है, वो कहता है कि ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक हमारे पैर के अकॉर्डिंग ये 45 पैर के बराबर है। तो ऐसे में मापन में विसंगति होगी। इसलिए हमें यहाँ पर एक मानक पैमाने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे कि जो हमारी दूरियां हैं
उनका मापन सही सही प्रकार से हो सके। अब क्रियाकलाप नंबर 2 है, इसको भी समूह में करना है। आप में प्रत्येक अपने बालिस्त को मानक मात्रक मानकर अपनी कक्षा के कमरे में रखी मेज अथवा डेस्क की चौड़ाई माप सकते हैं। देखिए, बालिस्त का मतलब क्या होता है, जो आपका अंगूठा होता है और जो आपकी छोटी उंगली होती है उसके बीच की जो दूरी होती है, इस तरह से जो मापते हैं उसको बालिस्त बोलते हैं। तो कई बार हमने देखा होगा कि जब हमारे पास कोई पैमाना नहीं होता है तो हम बालिस्त की मदद से किसी वस्तु की दूरी मापने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी वही दिक्कत है। मान लीजिए आपका हाथ छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, किसी और का हाथ, उसके हाथ का साइज कुछ और हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे पता नहीं चलता है कितना बालिस्त है, ये कितना एक्चुअल है। मापन के लिए यहां भी आप यह पाते हैं कि आपको अपनी एक बालिस्त के बराबर लंबी डोरी तथा ऐसे डोरी की लंबाई के अंश भागों की आवश्यकता होती है। ये सब बताया गया है। तो आगे मापन का बताया गया कि मापन का अर्थ होता क्या है। देखिए, मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञाति राशि से तुलना करना है और इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। किसी माप के परिणाम को 2 भागों में व्यक्त किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग होंगे? एक भाग होता है संख्या और दूसरा भाग ली गई माप का मात्रक होता है। तो मात्रक जानेंगे हम कि मात्रक होते क्या हैं। अब जैसे आपने यहां पर एक कमरे की दूरी, मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, ये कमरे की आपने लंबाई मापी, ये कमरे की लंबाई मापी। तो कमरे की लंबाई मापने पे आपने ये पाया कि ये कमरे की लंबाई जो है 20 पैर के बराबर है। तो यहां पर क्या है, 20 तो संख्या हो गई और पैर यहां पर मात्रक हो गया। अब मान लीजिए किसी ने अपने बालिस्त से इसकी लंबाई मापी है, तो बालिस्त से लंबाई मापने पे पता चला कि इसकी लंबाई कमरे की जो है वो 50 बालिस्त है। तो 50 तो यहाँ पर संख्या हो गई और बालिस्त यहाँ पर क्या है, मात्रक है। तो वही चीज यहाँ बताई गई है कि उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 में यदि कक्षा के कमरे की लंबाई आपके 12 पैर की लंबाई के बराबर है तो 12 यहाँ पर एक संख्या है और पैर की लंबाई एक मात्रक है जिसे मापन के लिए चुना गया था। यानी मात्रक मापन के लिए चुना जाता है। अब सारणी 10.1 और 10.2 में अंकित जो सभी स्थान है, जो आपने यहाँ पर दूरियां मापी हैं, उनको कंपैरिजन करना है। क्या सभी के द्वारा अपनी अपनी बालिस्तों से मापी गई मेज की चौड़ाई की माप बराबर है? नहीं है। जैसा कि हमने बताया था कि किसी विद्यार्थी का पैर छोटा होगा तो किसी का बड़ा होगा और किसी के उंगलियों की जो बालिस्त है उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो किसी की कम होगी। यानी कि सभी विद्यार्थियों के पैर की लंबाइयों में भी कुछ अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप अपने बालिस्तों या पैरों की लंबाई को मात्रक की भांति उपयोग करके किए गए माप को किन्हीं अन्य व्यक्तियों को बताते हैं तो वे यह नहीं जान पाते हैं कि लंबाई वास्तव में कितनी है। यानी मान लीजिए आपने ये बताया किसी को ये जो है 10 बालिस्त चौड़ा है, तो 10 बालिस्त का मतलब वो लगाएगा अपने बालिस्त से। अब मान लीजिए उसके बालिस्त से ये निकल के आ रहा है 12 बालिस्त चौड़ा, तो दिक्कत होगी ना। तो वही चीज़ बताई गई है कि वास्तविक लंबाई जानने के लिए बालिस्त अथवा पैर की लंबाई जानना आवश्यक है कि बालिस्त और पैर की लंबाई वास्तविकता में है कितनी, ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यहां पर अब मापन के मानक मात्रक दिए गए हैं। तो यहां पर प्राचीन काल की कहानी बताई गई है। प्राचीन काल में पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई तथा 1 कदम की दूरी, इन सभी मापों का मात्रक के रूप में सामान्य उपयोग होता था। प्राचीन काल की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के बहुत अच्छे मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खुदाई में प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने से प्रमाणित होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हड़प्पा में जो भी संरचनाएं बनाई गई हैं, जो भी इमारतें बनाई गई हैं, वो सब ज्यामितीय संरचनाओं को देखकर, ज्यामितीय आकृतियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। ये सड़कें जो समकोण पर काट रही हैं, ये सब चीजें जो वहां पर आप बनाई गई हैं, ये सब पूरा ज्यामितीय रचनाओं के आधार पर बनाई गई हैं। आगे बताया गया है कि कोहनी से अंगुली के छोर तक की लंबाई, जिसे हाथ कहते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में प्राचीन मिस्र में उपयोग किया जाता था, जिसे संसार के अन्य भागों में भी मान्यता प्राप्त थी। यानी कोहनी से लेकर अंगुली के छोर तक की जो लंबाई है, इसको हाथ बोलते हैं। तो लंबाई का यह मात्रक मिस्र में प्रचलित था, हालांकि अन्य देशों में भी ये प्रचलित था। ऐसे ही बताया गया है कि संसार के विभिन्न भागों में लोग लंबाई के मात्रक के रूप में फुट का उपयोग करते थे। अलग अलग क्षेत्रों में फुट की लंबाई थोड़ी भिन्न थी, यानी किसी में ज़्यादा थी तो किसी में कम थी। लोग 1 गज कपड़ा फैली वहां के सिरे से अपनी ठोड़ी तक मापते थे। रोमवासी क्या है, रोमवासी अपने पग अथवा कदमों से लंबाई मापते थे। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल यानी उंगली अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। तो आज भी आपने देखा होगा, आज भी भारत के कई शहरों में हम जो फूल विक्रेता हैं, पुष्प विक्रेता हैं, तो उस पुष्प विक्रेताओं को पुष्पहारों को बेचते समय अपनी भुजाओं का उपयोग लंबाई के मात्रक के रूप में करते हुए देख सकते हैं। तो सुविधा अनुसार हमने देखा होगा, कभी कभी हमारे पास जब कोई मापक नहीं होता है तो हम अपने अंगों का प्रयोग मात्रक के रूप में कर लेते हैं। तथापि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आमापों में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। शायद इसी कारण भी मापन में उलझनें आई होंगी।
तो यहाँ पे बताया गया है कब से हमने स्टैंडर्ड मापन की पद्धति कब से अपनाई है। तो वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, इसे मीटरी पद्धति कहते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये बताया गया कि 1790 में किसने, फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की है जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। तो एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक कहते हैं। देखिए फ्रेंच में एसआई का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल, वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम, यहाँ पर फ्रेंच में सिस्टम इंटरनेशनल करके लिखा जाता है, इसलिए इसको एसआई मात्रक भी कहते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक जो है मीटर है। आगे हम बताया गया है कि जो मीटर होता है, मीटर इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं जिन्हें मिलीमीटर कहते हैं। यानी इस प्रकार 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है और 1 सेंटीमीटर जो है 10 मिलीमीटर के बराबर है। लंबी दूरियों के मापन के लिए मीटर जो है वो सुविधाजनक मात्रक नहीं है। इसके लिए हम एक बड़े मात्रक को परिभाषित करते हैं जो कि किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ तक आपने जो मापन की मानक पद्धति है जो कि प्रचलन में अभी चल रही है वो आपने यहाँ पर जान ली है। लंबाई की यथार्थ या परिशुद्ध माप। तो अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं, यानी हमारी जो मापक युक्तियाँ हैं ये भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। अगर दर्जी की बात की जाए तो दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी जो हैं मीटर छड़ काम में लाते हैं। देखिए मापक फीते का फायदा ये है कि मापक फीते को आसानी से फोल्ड कर सकते हैं और कपड़े के अनुरूप हम उसको जो है बेंड भी कर सकते हैं, यानी घुमा भी सकते हैं। जबकि जो मापक छड़ होती है मीटर वाली, इसको हम ना तो बेंड कर सकते हैं ना ही फोल्ड कर सकते हैं। तो किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आपके पास केवल एक सीधी मापक मीटर छड़ है और आप चाहें कि उससे आपकी सीना है यानी आपकी जो छाती है या फिर आप किसी वृक्ष का जो घेर है उसको मापना चाह रहे हैं तो आप नहीं माप पाएंगे। उसके लिए आपके पास फीता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने यानी वृक्ष की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी मीटर पैमाना जो यानी मतलब मीटर छड़ वाला पैमाना है इसका उपयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी मापों के लिए मापक फीता जो है अधिक सुविधाजनक होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये बताई गई है कि आप जो भी लंबाई माप रहे हैं उसके लिए आपके पास उपयुक्त युक्ति होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस युक्ति से इसको मापना है। छोटी लंबाइयों जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई तो मापने के लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स के 15 सेंटीमीटर पैमाने का काम में ला सकते हैं। यानी अगर आप अपनी पेंसिल की लंबाई मापना चाह रहे हैं तो पेंसिल की लंबाई के लिए आप मीटर पैमाना यूज नहीं करेंगे, बल्कि आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में जो सेंटीमीटर पैमाना है 15 सेंटीमीटर वाला, उससे आप इसे आसानी से माप सकते हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि लंबाई मापते समय हमें किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो सबसे पहले चित्र 10.7 में दिखाए अनुसार पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदेश रखिए, जैसा कि यहाँ पर रखा गया है। आपको इस तरह से लंबाई के अनुदेश रखना है, ना कि तिरछा, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल सीधा, इस तरह से। अब आगे यहाँ बताया गया कि कुछ पैमानों के जो सिरे होते हैं, आगे का जो बिंदु होता है टूटा होता है। आप इन पैमानों के शून्यांक जो हैं स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। तो ऐसे प्रकरणों में पैमाने के शून्यांक से माप लेने से बचिए। देखिए हमेशा आपको याद रखना है जो आपका पैमाना होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। अब कई बार क्या होता है, आगे का जो पैमाना होता है टूटा होता है, या तो वो 1 से होगा, 2 से होगा, या आगे जो भी होगा। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो भी नंबर है उसको शून्य मान लेंगे और पीछे से उतना घटा देंगे, जितना आगे कम है उतना पीछे से आप घटा देंगे। तो यहाँ बताया गया है कि आप पैमाने का कोई अन्य पूर्णांक जैसे 1 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब आपको क्या करना होगा, तब आपको दूसरे सिरे का जो पाठ्यांक है इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। यानी आपने अगर 1 से स्टार्टिंग की है तो पीछे वाला जो पाठ्यांक है उसमें से 1 घटा देंगे। तो यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए एक सिरे का पाठ्यांक जो है 1 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक जो है 14.3 सेंटीमीटर है। तो अगर आपको वस्तु की लंबाई मापनी है तो क्या करना होगा, 14.3 में से 13.3 को आप घटा देंगे, 14.3 में से 1 को घटा देंगे तो आपको 13.3 सेंटीमीटर का पैमाना प्राप्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पैमाना यहाँ से स्टार्ट होता है
यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप क्या करेंगे, ये 15 सेंटीमीटर का पैमाना है, अब मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट निकाल दिया है, तो आपका ये कितने का हो गया, ये मात्र 14 सेंटीमीटर का पैमाना रह गया। ये 15 में से एक आप घटा देंगे तो कितना बचा, 14 सेंटीमीटर का पैमाना बचा। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये बताया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आगे कुछ और बताया गया है कि माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि चित्र 10.9 में दर्शाया गया है, आपकी आंख जिस बिंदु की उसे माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उस बिंदु को ठीक सामने होगी तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट पाठ्यांक पढ़ पाएंगे। अगर आप तिरछे बैठे हैं तो आप क्या देखेंगे, आगे का देखेंगे, आप माप ले लेंगे आगे वाली। अगर आप इस साइड में बैठे हैं तो आप माप ले लेंगे छोटी वाली। तो आप बिल्कुल उस बिंदु के बिल्कुल ठीक सामने आप होने चाहिए, जिससे कि आप सही पाठ्यांक को पढ़ सकें। आगे यहाँ पर क्रियाकलाप नंबर 3 दिया है। तो बताया गया है कि आपको क्या करना है, अपने सहपाठी की ऊंचाई पहले बालिस्तों और फिर मीटर पैमाने का उपयोग करके आपको मापना है। तो आप क्रियाकलाप करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने सहपाठी को दीवार के साथ पीठ रखकर खड़ा होने के लिए उसके कहिए, उसके सिरे से ठीक ऊपर दीवार पर आपको एक चिन्ह अंकित करना है। अब फर्श से दीवार पर बने इस चिन्ह तक की दूरी को पहले अपने बालिश से मापना है, फिर मीटर से मापना है, और फिर अंतर पता करना है कि इन दोनों में अंतर कितना आ रहा है। तो ऐसे करके आपको एक क्रियाकलाप करना है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है आगे कि किसी वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापें। यानी कोई वक्र रेखा इस तरह से है, कोई वक्राकार वस्तु है, अब इसकी लंबाई कैसे मापें। इसकी लंबाई एकदम एग्जैक्ट जो सीधा वाला पैमाना होता है, फुटा जो होता है, जैसा कि कपड़ा मापने वाले जो व्यापारी रखते हैं अपने पास सीधी मीटर पैमाने वाली छड़ होती है, उससे तो नहीं माप सकते हैं। फीता वाला जो पैमाना होता है उससे भी नहीं माप सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की जो कोई वक्राकार वस्तु है उसको मापने के लिए हम एक धागे का प्रयोग करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, धागे से इसको मापेंगे, ऐसे करके धागे से इसको रखकर माप लेंगे, और अंत में क्या करेंगे, अंत में धागे को मीटर पैमाने से माप लेंगे कि कितना धागा हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो आपको यहाँ पर वही करना है क्रियाकलाप नंबर 4 में। तो यहाँ पर देखिए ये सब चीज़ें जो प्रैक्टिकली हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप ऐसा करके कर सकते हैं। तो मैं क्रियाकलाप नंबर 4 स्किप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे बताया गया है एंड में कि हमने देखा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम दूरियों तथा लंबाइयों की यथार्थ माप ले रहे हैं, हमें बहुत सी सावधानी बरतनी पड़ती है। यानी हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिससे कि हमारी जो माप है वो हम स्पष्ट ले सकें। हमारे चारों ओर की जो गतिशील वस्तुएं हैं उनके बारे में बोला गया है। तो आपको उन वस्तुओं के बारे में सोचना है जो हाल ही में आपने देखी हैं, और इनकी एक सूची तैयार करनी है। स्कूल का बस्ता, मच्छर, मेज, डेस्कों पर बैठे व्यक्ति, इधर उधर जाते लोग, इसके अतिरिक्त तितलियां, कुत्ते, गाय, आपका हाथ, छोटा बच्चा, जल में मछली, घर, फैक्ट्री, पत्थर, घोड़ा, गेंद, बल्ला, चलती रेलगाड़ी, सिलाई मशीन, दीवार घड़ी, घड़ी की सुइयां भी हो सकती हैं। आप जितनी लंबी सूची बना सकते हैं बनाइए, जैसे यहाँ सूची बनाई भी गई है। ठीक है। विराम में कौन कौन सी वस्तु है, घर जो है विराम में है, घर की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेज भी विरामावस्था में है जब तक उस पर कोई भाई बल आरोपित न किया जाए। घड़ी भी एक जगह टंगी रहती है। ठीक है। यहाँ पर हैंड घड़ी की बात नहीं हो रही है, बल्कि वॉल घड़ी की बात हो रही है। गतिशील वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उड़ती हुई चिड़िया है, घड़ी में जो सेकंड की सुई है वो गतिशील है, लगातार रोटेट हो रही है, लगातार घूम रही है। तो आपको यहाँ पर फर्क करना है कि इनमें से कौन सी वस्तुएं गतिशील अवस्था में है, कौन सी विराम अवस्था में है। तो आपने यह देखा होगा कि चिड़िया जो है कुछ समय के पश्चात पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती है, जबकि मेज उसी स्थान पर रखी हुई है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु गति में है अथवा विराम में है। तो आगे फिर यहाँ पर चींटी की जो गति है इसको ध्यान से आपको देखना है, एक क्रियाकलाप करना है कि क्रियाकलाप करवाया गया है। आपको क्या करना है, फर्श पर कागज की एक बड़ी सीट फैलाकर इस पर कुछ चीनी के दाने रखने हैं। चींटियां जो है इस चीनी के दाने के प्रति आकर्षित होंगी और शीघ्र ही इस कागज की सीट पर बहुत सी चींटियां रेंगती हुई दिखाई देंगी। किसी एक चींटी के लिए जब आप कागज की सीट पर तुरंत रेंग चुकी जो चींटी रेंग रही है उसकी सहायता से क्या करेंगे, जो जहाँ चींटी जा रही है उसके पीछे भी उसको फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। तो ऐसे करके आपको चींटी के पथ का पता चल जाएगा और अंत में आप धागे की मदद से वो दूरी को माप पाएंगे। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। तो यहां पर एक क्रियाकलाप है, सामान्य क्रियाकलाप है, कोई विशिष्ट क्रियाकलाप नहीं है, मैं स्किप कर रहा हूं इसे। आगे यहां पर गति के प्रकार बताए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने
सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, किसी परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति अथवा किसी गिरते पत्थर की गति का परीक्षण किया होगा, या किस प्रकार की गति होती है? तो ये जो है सरल रेखा के अनुदिश गति होती है। सीधी सड़क जा रही है, सरल रेखा के अनुदिश है ये गति। और जो मार्च पास्ट होता है, जो फौजी वगैरह आर्मी के जवान जो मार्च पास्ट करते हैं वो सीधी रेखा में करते हैं। या फिर कोई पत्थर ऐसे ऊपर से गिर रहा है तो पत्थर एकदम सीधा गिरता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में धावक भी सरल रेखा के अनुदिश दौड़ते हैं। क्या आप अपने चारों ओर देखकर इसी प्रकार के और अधिक उदाहरण सोच सकते हैं? कौन कौन से उदाहरण होंगे सरल अनुदिश गति के, कौन कौन से उदाहरण होंगे आपको सोचने हैं। तो यहाँ पर बताया गया है सरल रेखी गति के उदाहरण में, तो इन सभी उदाहरणों में हम ये देखते हैं कि वस्तुएं सरल रेखा के अनुदिश गति कर रही हैं, और इस प्रकार की गति को सरल रेखी गति कहते हैं। तो सरल रेखी गति में क्या क्या है? एक तो आर्मी के जवानों का मार्च पास्ट, या फिर एक सीधी सड़क, या फिर ऊपर से पत्थर का गिरना, ये सब सरल रेखी गति के उदाहरण हैं। अब क्रियाकलाप नंबर 7 आ जाता है। आपको क्या करना है? एक पत्थर लेना है और इसे एक धागे से बांधना है और अपने हाथ में इसे तेजी से घुमाना है। पत्थर की गति को ध्यान से आपको देखना है, यानी पत्थर आपने हाथ में इस तरह से ले लिया है, आपका हाथ है ये, तो हाथ में ये आपके हाथ में डोरी है और इस डोरी के एक छोर पर पत्थर ऐसे बंधा हुआ है, ये पत्थर यहाँ पे बंधा हुआ है, इसको आपको ऐसे करके घुमाना है, चारों ओर हाथ के चारों ओर घुमाना है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि पत्थर जो है वृत्ति पथ के अनुदिश गति कर रहा है, यानी यहाँ पर पत्थर की जो गति है वो वृत्ति पथ के अनुदिश है, क्योंकि आपने डोरी का एक छोर अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और दूसरे छोर पर जो पत्थर है उसको आप घुमा रहे हैं। तो जो पत्थर की गति होगी वो वृत्ति गति होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये रहट है, पानी निकालने का रहट, या फिर जो दिशा सूचक है इस तरह का हवा वाला वायु सूचक है, पंखा जो है, इन सब की जो गति होगी ये सब वृत्ति गति होगी, वर्तुल गति से बोलते हैं। यानी इस गति में पत्थर की आपके हाथ से दूरी समान रहती है और इस प्रकार की जो गति है इसको वर्तुल गति कहते हैं। यानी जो पत्थर की दूरी है, क्योंकि आपने डोरी का एक छोर कस के पकड़ा हुआ होता है, तो पत्थर की जो दूरी है आपके हाथ से बिल्कुल समान रहती है, यहाँ से बिल्कुल दूरी बिल्कुल एकदम समान रहती है। जैसे बिजली के पंखे की पंखुड़ियों पर अंकित किसी चिन्ह की गति, किसी घड़ी के सेकंड की सुई की गति, ये सब वर्तुल गति के उदाहरण हैं। देखिए जो आपका बिजली का पंखा होता है, तो बिजली के पंखे में क्या है, बिजली के पंखे का एक सेंटर पॉइंट होता है और इधर उधर पंखुड़ियां होती हैं। तो आपने देखा होगा पंखुड़ियां घूमती हैं, पंखा जो है स्थिर रहता है। तो ये जो पंखुड़ियां जो घूमती हैं, ये जो गति कर रही हैं, इसे वर्तुल गति कहते हैं। ऐसे ही बिल्कुल दीवार घड़ी की या आपके हाथ की घड़ी की गति होती है, आपके हाथ की घड़ी या दीवार की घड़ी स्थिर रहती है, जबकि यहाँ पर सुइयां जो होती हैं वो ऐसे करके रोटेट करती हैं। तो ये जो गति होती है ये वर्तुल गति होती है। तो बिजली का पंखा अथवा घड़ी स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर रहे हैं, परंतु पंखे की पंखुड़ियां घूर्णन करती हैं और ऐसी ही घड़ी की सुइयां भी घूर्णन करती हैं। यदि हम पंखे की पंखुड़ियां अथवा घड़ी की सुइयों पर कहीं किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित कर दें, तो घूर्णन करते समय भी पंखे अथवा घड़ी के केंद्र से इस चिन्ह की जो दूरी है वो समान रहेगी। जैसे कहने का मतलब ये सेंटर पॉइंट है। अब हम यहाँ से जो पंखे की पंखुड़ी है यहाँ से अगर दूरी मापेंगे तो समान ही रहेगी, ये जो दूरी होगी समान होगी, चाहे यहाँ से माप लें, यहाँ से माप लें या यहाँ से माप लें, ये समान रहेगी। तो यहाँ पे पंखुड़ियाँ रोटेट कर रही हैं और ये स्थान जो है अपनी जगह फिक्स है। तो ये जो गति है वर्तुल गति का उदाहरण है ये। आगे यहाँ पे बूझो के दिमाग में कुछ चल रहा है। बूझो यह निश्चित नहीं कर पा रहा है कि जब हम पत्थर को तेजी से घुमाते हैं तब हम यह क्यों कहते हैं कि पत्थर की हाथ से दूरी समान रहती है। ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने पत्थर की जो रस्सी है उसको कसकर पकड़ा हुआ है। आगे बोला गया है कि कुछ प्रकरणों में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है और इस प्रकार की जो गति होती है इसको आवर्ती गति कहते हैं। यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो वस्तु है अपने निश्चित स्थान पर आती है, तो इस तरह की जो गति होती है इसको आवर्ती गति कहते हैं। अब यहाँ पर डोरी से बंधा हुआ वही पत्थर आपको लेना है जो कि आपने क्रियाकलाप 7 में उपयोग किया था। अब डोरी को क्या करना है, डोरी को अपने हाथ में थामना है और पत्थर को डोरी से नीचे लटकने देना है, एकदम फ्री हैंड लटकने देना है। दूसरे हाथ से क्या करना है, दूसरे हाथ से पत्थर को एक तरफ खींचना है और फिर एकदम से छोड़ देना है। तो आप क्या देखेंगे, पत्थर इस तरह से, यानी पेंडुलम की तरह इस तरह से कभी इधर आएगा, इस साइड में यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो गति हो रही है ये आवर्ती गति का उदाहरण है। जैसा कि दीवार घड़ियां जो होती हैं पेंडुलम वाली, उसमें जो गति होती है पेंडुलम की वो आवर्ती गति होती है। तो यह एक लोलक है, यानी इस तरह का जो आप काम करेंगे ये लोलक बन जाएगा और यह लोलक मनोरंजन के साथ साथ आवर्ती गति को समझने में हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ पर वही सब चीज़ एग्जाम्पल देके बताया गए हैं कि किसी लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, झूला झूलते बच्चे की जो गति है, सितार की डोरियों की गति है, बजते समय ढोलों या तबलों के जो पृष्ठ होते हैं, इनके ऊपर के जो पृष्ठ होते हैं
ये वहीं स्थान पर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो इनमें भी वही आवर्ती गति होती है। तो ये सभी जो है आवर्ती गति के उदाहरण हैं, जिनमें वस्तुएं एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक सिलाई मशीन का उदाहरण दिया गया है। आपने सिलाई मशीन को ऑब्जर्व किया होगा। तो सिलाई मशीन में कई सारे पार्ट होते हैं। एक तो सिलाई मशीन में व्हील होता है, पहिया होता है। तो पहिया क्या करता है, सिलाई मशीन को चलाता है, घुमाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपने ध्यान दिया होगा कि सिलाई मशीन अपनी इसी अवस्थिति में रहती है, जबकि उसका पहिया जो है वो वर्तुल गति करता है। पहिया जो उसका साइड में होता है जिसको घुमाते हैं वो वर्तुल गति करता है, उसकी गति वर्तुल होती है। जबकि जो सिलाई मशीन में सुई होती है जो कि ऊपर नीचे बार बार जाती है, ऐसे करके ऊपर नीचे जो जाती है, तो सुई जो गति करती है, जब आप पहिए को घुमाते हैं तो सुई गति करती है। तो सुई की जो गति होती है वो आवर्ती गति होती है। ये बताया गया है कि इसमें एक सुई भी होती है जो जब तक पहिया घूर्णन करता है तब तक निरंतर ऊपर नीचे गति करती रहती है। तो ये जो सुई की गति है ये आवर्ती गति है, यानी ये आवर्ती गति का उदाहरण है। अब यहाँ पे आवर्ती गति के उदाहरण बताए गए हैं। झूला झूलती लड़की आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दीवार घड़ी पेंडुलम वाली वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पेंडुलम की जो गति है ये वास्तव में आवर्ती गति है। सितार की स्ट्रिंग है, सितार की स्ट्रिंग को जब आप बजाते हैं तो उनमें आवर्ती गति होती है। लटकता हुआ घंटा है, जब ये हिलता है तो ये भी आवर्ती गति है। तबले का पृष्ठ आप जब बजाते हैं तो पृष्ठ ऊपर नीचे होता है, तो ये आवर्ती गति का उदाहरण है। क्या आपने फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद की गति का ध्यानपूर्वक प्रेक्षण किया है? यहां गेंद जो है किसी फर्श पर लुढ़कती और घूर्णन करती हुई आगे की ओर गति करती है। इस प्रकार जो गेंद क्या है, गेंद सरल रेखी गति के साथ साथ घूर्णन गति भी करती है। यानी एक तो सरल रेखा में जा रही है, ऊपर से वो अपने आप में रोटेट भी हो रही है। तो गेंद जो है सरल रेखा में भी गति कर रही है और घूर्णन गति भी कर रही है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण बता सकते हैं जिनमें वस्तु की गति विभिन्न प्रकार की गतियों से मेल करती है? तो इस अध्याय के अंतर्गत हमने बहुत से मापन क्रियाकलाप किए हैं और कुछ प्रकार की गतियों के विषय में चर्चा की है। हमने देखा है कि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। इस समय के साथ जो स्थिति में परिवर्तन होता है इसको गति कहा जाता है। स्थिति में इस परिवर्तन को हम दूरी मापन द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कोई वस्तु कितनी धीमी अथवा कितनी तीव्र गति कर रही है। फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर मंडराना, नदी का चिकनी गोल गुटकाओं के ऊपर अपने पथ के अनुदिश प्रवाहित होना, वायुयान का वायु में ऊंचाइयों पर उड़ना, जेट पथ चिन्ह बनाना, पृथ्वी के परितः चंद्रमा द्वारा गति करना, हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण आदि सभी उदाहरण हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर होने वाली गतियों को ये दर्शाते हैं। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब देखिए चैप्टर का यहाँ सारांश दिया गया है। बताया गया है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी कि और इसलिए किसी एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। अब हम मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ये सिस्टम इंटरनेशनल उपयोग करते हैं। इसे समस्त संसार में मान्यता प्राप्त है। ऐसा ही मात्रकों में लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखी गति कहते हैं। वर्तुल गति में क्या है, वर्तुल गति में कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे क्या कहते हैं, उसे आवर्ती गति कहते हैं। अब यहां पर आपके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, तो बारी बारी से मैं यहां पर सॉल्व कराते जा रहा हूं। वायु, जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो वायु परिवहन के दो उदाहरण में कौन कौन से आ जाएंगे, एक तो हवाई जहाज आ जाएगा और दूसरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा। जल की बात करें तो जल परिवहन में एक तो नाव आ जाएगी और दूसरा पानी का जहाज आ जाएगा। थल परिवहन में आप लिख दीजिए साइकिल है, रेलगाड़ी है, ये आ जाएंगे, बैलगाड़ी है। ये सब थल परिवहन के, स्थल परिवहन के उदाहरण हैं। अब यहां पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 5 किलोमीटर में मीटर होते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि 1 किलोमीटर जो है आपका ये 1000 मीटर के बराबर होता है। ये 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर 5 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, 5 किलोमीटर जो होगा ये 5 गुणा 1000, तो 5 किलोमीटर जो है 5000 मीटर के बराबर होगा। ये 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। झूले पर किसी बच्चे की गति कैसी गति होगी, ये आवर्ती गति होती है। झूले पर किसी बच्चे की जो गति है ये आवर्ती गति होती है। किसी सिलाई मशीन की सुई की गति होती है, तो किसी सिलाई मशीन की सुई की गति भी आवर्ती गति होती है, ये भी आवर्ती गति होती है। किसी साइकिल के पहिए की गति
देखिए साइकिल की जो पहिया होता है उसकी गति वर्तुल गति होती है, वर्तुल गति होती है। क्योंकि साइकिल के पहिए की बात हो रही है ना कि साइकिल की। अगर साइकिल सीधी रेखा में चल रही है तो साइकिल की गति होगी सरल रेखा के अनुदिश। अब चूंकि साइकिल के पहिए की गति पूछी गई है तो साइकिल के पहिए की गति होगी वर्तुल गति। तीसरा है यहाँ पर पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रा के रूप में क्यों नहीं किया जाता है, तो आप बता पाएंगे क्योंकि पग या कदम जो है आपका सबका एक साइज नहीं है, किसी का छोटा है तो किसी का बड़ा है, इसलिए हम इसका मानक के रूप में उपयोग, मानक मात्रा के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा यहाँ पर मिलीमीटर है, मिलीमीटर जो है सबसे छोटा है। और मिलीमीटर से बड़ा कौन सा है, मिलीमीटर से बड़ा आएगा आपका सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आ गया। सेंटीमीटर से बड़ा क्या है आपका मीटर आ गया। मीटर से बड़ा क्या है यहाँ पे किलोमीटर आ गया। आगे बताया गया है कि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपको व्यक्त करना है। यानी कोई व्यक्ति है उसकी लंबाई कितनी है 1.65 मीटर है, तो इसको आपको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर में और फिर मिलीमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं 1 मीटर जो आपका 1 मीटर होता है ये 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1.65 का मतलब क्या हो गया, 1.65 में आप क्या करेंगे यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 165 सेंटीमीटर। यानी कि 1.65 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 165 सेंटीमीटर। अब आपको ये पता है कि 1 मिलीमीटर कितना होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। एक जो सेंटीमीटर होता है ये 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर 165 में जब आप 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 165 में 10 का गुणा करने पर ये आ जाएगा 1650 मिलीमीटर। यानी 165 सेंटीमीटर में जब आप 10 मिलीमीटर का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1650 मिलीमीटर। तो यहां तक बात स्पष्ट हो गई होगी। आगे है यहां पर राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है, इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, यानी एक जो किलोमीटर पर होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर कितना हो गया, यहां पर आप भाग दे दीजिए, इसमें 3250 में 1000 का भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.250 किलोमीटर, 3.250 किलोमीटर। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे की पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर और दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी है। जैसा कि हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, जो अंतिम बिंदु होगा पाठ्यांक का, जो अंतिम बिंदु होगा उसमें से जहां से हमने पाठ्यांक स्टार्ट किया उसको घटा देंगे। तो यहां पर हम 33.1 में से 3.0 को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 30.1। 8वां है किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानताएं और असमानताएं लिखिए। इनमें समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। ठीक है, समानताएं की बात करें तो साइकिल के पहिए और छत के पंखे की दोनों की जो गति होती है वो वर्तुल गति होती है। असमानताएं क्या हैं, साइकिल जो है सरल रेखा में जा रही होती है लेकिन छत का पंखा जो है सरल रेखा में नहीं चलता है, वो स्थिर रहता है। 9वां प्रश्न है आप दूरी मापने के लिए किसी लचीले फीते का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। लचीले का मतलब जो आपका रबर टाइप का फीता होता है, इलास्टिक वाला जो फीता होता है, प्रत्यास्थ फीता होता है, उसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। यदि आप किसी दूरी को लचीले फीते से मापें तो अपनी माप को किसी अन्य को बताने में आपको जो समस्याएं आएंगी उनमें से कुछ समस्याएं लिखिए। देखिए मान लीजिए हमने जो पैमाना है रबड़ का पैमाना या कोई इलास्टिक का पैमाना बना लिया, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं रबड़ जो खींचने पर लंबी हो जाती है और छोड़ने पर छोटी हो जाती है। अगर हम इसको खींचकर किसी बस 2 स्थानों की दूरी को मापते हैं और हमें ये पता नहीं होता है हमने कितना खींचा है, तो हम इसका एग्जैक्ट जो दूरी है वो नहीं माप पाएंगे। इन दिक्कत ये आएगी, यानी जो प्रत्यास्थ मापक फीता है ये सही माप नहीं देगा क्योंकि खींचने पर वह लंबा हो जाएगा और छोड़ने पर वो उसकी लंबाई घट जाएगी। तो ऐसे में पता नहीं कर पाएंगे कितना हमने खींचा है, कितना इसमें हमने ढील दी है। आगे यहाँ पर आवर्ती गति के उदाहरण पूछे गए हैं तो आप बता पाएंगे। झूले पर किसी बच्चे की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, ये आवर्ती गति के उदाहरण हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर एंड हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।